कलयुगी कहानी की कलयुगी माँ, जिसके हाथ अपने 4 वर्षीय बच्चे को मारते हुए नहीं रुके। हमारे भारत जैसे देश में आज तक यही कहा जाता है, पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी न कुमाता। लेकिन आज हम आपको ऐसी कलयुगी माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपने ही हाथों से अपने 4 वर्षीय बच्चे को मार डाला। संतान नालायक हो सकती है, लेकिन एक माँ की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा, सूचना सेठ का। तो आज हम आपको सूचना सेठ ने अपने 4 वर्षीय बच्चे को मारा तो उसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। आपको यह कहानी बताने का हमारा मकसद यह नहीं है कि आपके आपसी रिश्ते कमजोर हो, आपके रिश्तों में दरार आए, बल्कि आपको इससे सीखना चाहिए। जिस देश में माएं बच्चों की दीर्घायु के लिए, एक सफल जिंदगी के लिए व्रत रखती है, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है, उसी देश में एक माँ ऐसी भी है जो अपने 4 वर्षीय बेटे को खुद के हाथ से ही मार देती है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 में एआई के क्षेत्र में आई 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट की। इस लिस्ट में एक नाम था सूचना सेठ। एआई की 100 ब्रिलियंट महिलाओं में शामिल सूचना सेठ अपने 4 वर्षीय बेटे को मारने के बाद एक बार से फिर खबरों में है। सूचना सेठ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीईओ है और फाउंडर भी है। सूचना सेठ बेंगलुरु की रहने वाली महिला है जिसकी उम्र 39 साल है। उसके पति का नाम है वेंकट रमन। इन दोनों के बीच हाल ही झगड़े के कारण ये दोनों अलग हो गए। सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन में झगड़ा होने के बाद में वेंकट रमन अगस्त 2023 में घर छोड़ देता है और सूचना सेठ अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और अपनी जान को खतरा बताते हुए कंप्लेन दर्ज करवाती है। अब मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर जो सूचना सेठ ने कुछ व्हाट्सएप चैट और फोटोग्राफ्स दिए थे, उसके आधार पर कोर्ट 18 अगस्त को एक डिसीजन देता है जिसमें वेंकट रमन को सूचना सेठ और उसके बच्चे से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। और ठीक होता भी वैसा ही है। वेंकट रमन सूचना सेठ और अपने बेटे से दूर रहने लगा। इसी के साथ कुछ दिन बाद वापस सूचना सेठ कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है और कहती है कि मुझे मेरे और मेरे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए गुजारा भत्ता चाहिए। सूचना सेठ बताती है कि उसके पति की सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है, अतः उसे 2.5 लाख रुपए मंथली गुजारा भत्ता दिया जाए। लेकिन 21 सितंबर को कोर्ट वापस डिसीजन देता है और कहता है आगामी आदेशों तक सूचना सेठ को 2.5 लाख की बजाय 20,000 रुपए मंथली गुजारा भत्ता दिया जाए। वेंकट रमन ठीक करता भी वैसा ही है। वह मंथली सूचना सेठ को 20,000 रुपए देने लगता है। वेंकट रमन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक सूचना सेठ को 20,000 मंथली के हिसाब से 60,000 रुपए देता है। वेंकट रमन कोर्ट में एक पिटीशन दायर करता है और कहता है मैं आपके डिसीजन के मुताबिक हर महीने इन्हें 20,000 रुपए मंथली गुजारा भत्ता देता हूँ। मेरे बेटे पर मेरा भी हक है, अतः मुझे मेरे बेटे से मिलने की परमिशन दी जाए। 12 दिसंबर को कोर्ट एक और स्टेटमेंट देता है और कहता है कि हर सप्ताह में एक दिन संडे को वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकेगा। लेकिन इस फैसले से सूचना सेठ नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। बच्चे की कस्टडी माँ के पास थी, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद पहले संडे को जब वेंकट रमन अपने बच्चे से मिलने उसके घर पर पहुंचा तो सूचना सेठ ने मिलवाने से मना कर दिया। वेंकट रमन अपने वकील के साथ पहुंचा था ताकि सूचना सेठ उस पर और कोई केस दर्ज न करवा सके, कोई झूठा मुकदमा दर्ज न करवा सके। पहले संडे को वेंकट रमन को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। ऐसे करते करते वेंकट रमन हर संडे को जाता और सूचना सेठ मना कर देती। 4 संडे बीत चुके थे। जब चौथे संडे को वेंकट रमन वापस रवाना हुआ तब वेंकट रमन ने सूचना सेठ से कहा कि अब मैं कोर्ट में जाऊंगा कि आपके डिसीजन के बाद भी 4 संडे हो गए, मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सूचना सेठ को यह डर था कि वेंकट रमन वापस कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है और 7 जनवरी 2024 को जो 5वां संडे था उस दिन अपने बच्चे से मिलने जरूर आएगा। यह जानने के बाद 5 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के लिए फ्लाइट बुक करती है और वहां पर एक रूम बुक करती है। सूचना सेठ जब 6 दिसंबर को गोवा पहुंचती है तो उसी होटल में अगले दिन वह अपने बच्चे को मार देती है। साथ ही उसने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया। जब वह होटल से चेकआउट करती है और अपने लिए एरोप्लेन की जगह एक टैक्सी इनोवा बुक करती है और चेकआउट कर रही होती है, तभी होटल स्टाफ उनसे बच्चे के बारे में पूछता है कि मैम आपके साथ एक बच्चा था, वो कहाँ है? तब ये कहती है उसने किसी रिलेटिव्स के घर पर छोड़ा हुआ है और वह
टैक्सी में रवाना हो जाती है। जब होटल स्टाफ रूम क्लीनिंग के लिए रूम में पहुंचता है तो उन्हें कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही 112 पर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस तुरंत ही होटल में पहुंचती है। क्योंकि वह टैक्सी चालक होटल के जान पहचान का था तो पुलिस तुरंत ही टैक्सी चालक को कॉल करती है और महिला से बात करती है। पुलिस खुद महिला को जब पूछती है बच्चे के बारे में तो महिला वही झूठ बोलती है और कहती है उसने बच्चे को किसी रिलेटिव के वहां छोड़ा हुआ है। जब पुलिस उससे एड्रेस पूछती है तो सूचना सेठ एक फ्रॉड एड्रेस देती है। पुलिस तुरंत ही जांच करती है तो एड्रेस ये फ्रॉड पाया जाता है। फिर पुलिस ड्राइवर को कॉल करके कहती है सूचना सेठ को बेंगलोर ले जाने की बजाय नजदीकतम पुलिस थाने में गाड़ी लेकर जाओ। और ड्राइवर करता भी कुछ ऐसा ही है। वह जब नजदीकी पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेकर जाता है और सूचना सेठ के सामान की जांच की जाती है तो पुलिस को सूचना सेठ के बैग में उसके 4 वर्षीय बच्चे की लाश मिलती है और इस मर्डर का पर्दाफाश होता है। एक बाप को बच्चे से अलग कैसे रखा जाए यही सोचकर सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मार डाला। सूचना सेठ के लिए गए इस फैसले पर कहीं न कहीं सोशल मीडिया का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे उसके अंदर एक खूनी साजिश ने जन्म लिया। बच्चे को अपने पिता से न मिलने देने के लिए उसे बच्चे को मारना पड़ा। क्या यह सही था? हम फोन पर समय बिताने की बजाय क्यों न अपने फैमिली के साथ समय बिताएं। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुशी से समय बिताइए। अपने फैमिली के साथ समय बिताने से बाहरी जो दुष्प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है उसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है, उसे अपने दिमाग से मिटाया जा सकता है और ऐसी घिनौनी साजिशों से बचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसी ही कहानी के साथ। ऐसी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर।